अंतरिक्ष, जिसे कभी अंतिम सीमा माना जाता था, अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। जैसे जैसे देश और निजी कंपनियां एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया, जिससे हजारों पीसेस ऑफ डेब्री उत्पन्न हुए। स्पेस अब सिर्फ वैज्ञानिक खोजों का क्षेत्र नहीं रहा, यह एक स्ट्रेटेजिक डोमेन में बदल गया है, जहां सैटेलाइट्स और अन्य स्पेस बेस्ड एसेट्स पर नियंत्रण धरती पर पावर बैलेंस को तय कर सकता है। उदाहरण के लिए जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का मिलिट्री ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण रोल है। इन पर हमला नेशनल सिक्योरिटी को सीधे प्रभावित कर सकता है। स्पेस में डोमिनेंस की रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और पॉलिटिकल लेवरेज को सिक्योर करने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज जैसे कि रेयर मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज का कंट्रोल इकोनॉमिक पावर को बढ़ा सकता है। इस हाई स्टेक्स अरीना में गलत कदम के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। 1978 में कॉस्मोस 954 सैटेलाइट का क्रैश और रेडियो एक्टिव डिब्री का फैलाव इसका एक उदाहरण है। इसलिए अंतरिक्ष में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रीटीज की आवश्यकता है। स्पेस कंपटीशन की शुरुआत कोल्ड वॉर के समय से हुई। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल टेंशन्स चरम पर थे। 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा स्पुतनिक के लॉन्च ने दुनिया को चौंका दिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक इंटेंस राइवलरी की शुरुआत की। यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत ही अपने स्पेस प्रोग्राम को तेजी से विकसित करना शुरू किया, जिससे नासा की स्थापना हुई। इस राइवलरी ने टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया, जैसे कि रॉकेट टेक्नोलॉजी, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स में। लेकिन इसने कॉन्फ्लिक्ट के बीज भी बोए। स्पेस रेस के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे जैसे हर देश दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता गया, स्पेस मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी दिखाने का एक नया थिएटर बन गया। स्पेस मिलिट्री और रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स का विकास हुआ, जिससे स्पेस एक मिलिट्री फ्रंटियर बन गया। स्पेस एजेंसीज की स्थापना और स्पेस प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट सिर्फ नॉलेज की खोज से प्रेरित नहीं था, वे पोटेंशियल एडवर्सरीज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने की इच्छा से भी प्रेरित थे। स्पेस प्रोग्राम्स ने डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्पेस एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का क्षेत्र बन गया। 1960 और 70 के दशक में स्पेस रेस अपने चरम पर थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने अपने स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत इन्वेस्ट किया और चांद पर इंसानों को उतारने जैसे रिमार्केबल माइलस्टोन्स हासिल किए। 1961 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सोवियत यूनियन ने भी अपने लूना मिशंस के माध्यम से चांद पर रोबोटिक लैंडर्स भेजे। लेकिन एक्सप्लोरेशन और कोऑपरेशन के पब्लिक डिस्प्लेज के पीछे सुप्रीमेसी के लिए एक छिपी हुई कंपटीशन थी। हर सक्सेसफुल मिशन सिर्फ साइंस की जीत नहीं थी, बल्कि नेशनल पावर और कैपेबिलिटी का प्रदर्शन भी थी। कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस अचीवमेंट्स को नेशनल प्राइड और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के सिंबल्स के रूप में देखा गया। जैसे जैसे नए प्लेयर्स मैदान में आ रहे हैं, स्पेस सुप्रीमेसी की रेस और भी तेज हो गई है। चाइना, इंडिया और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन ने भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। चाइना ने 2019 में अपने चैंगी 4 मिशन के तहत चांद के फार साइड पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इंडिया ने भी अपने चांद्रयान और मंगलयान मिशंस के माध्यम से स्पेस एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ स्पेस से पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता मॉडर्न वॉरफेयर का एक क्रूशियल एलिमेंट बन गई है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स ने स्पेस को एक स्ट्रैटेजिक डोमेन बना दिया है। 21वीं सदी में स्पेस शतरंज का एक खतरनाक खेल बन गया है। देश नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि एडवांस्ड सैटेलाइट्स और रियूजेबल रॉकेट्स, और साथ ही स्पेस से पोटेंशियल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं।
एंटी सैटेलाइट वेपन्स, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स और स्पेस का मिलिटराइजेशन कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है। दांव बहुत ऊंचे हैं और रूल्स अभी भी लिखे जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि लेजर वेपन्स और एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, स्पेस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रेगुलेशन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक अर्जेंट है। कॉन्फ्लिक्ट के इस अंतिम फ्रंटियर पर सावधानी पूर्वक नेविगेशन की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्पेस पीसफुल एक्सप्लोरेशन का डोमेन बना रहे, न कि डोमिनेशन का बैटल ग्राउंड। इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की जरूरत है ताकि हम एक सुरक्षित और कोलैबोरेटिव स्पेस फ्यूचर की ओर बियाज सके। अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनने से रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटी को लागू किया है, जो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर रोक लगाता है। इसके अलावा कई देशों ने अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों को सीमित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य अंतरिक्ष को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाए रखना है। याद रखें, आपका मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अगर आप कहानी बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं तो यह बुरा है। अंतरिक्ष में नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। ये देश और निजी कंपनियां अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। ये नए खिलाड़ी नई चुनौतियां भी ला रहे हैं। उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष हथियारों का विकास हो रहा है। अंतरिक्ष मलबा और साइबर हमले जैसे नए खतरे उभर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए रणनीतिक उपायों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतरिक्ष रक्षा रणनीतियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। वैश्विक अंतरिक्ष नीति पर चर्चा हो रही है। अगर आप कहानी बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं तो यह बुरा है। एक्सपैंड करें, समराइज कभी नहीं, कभी अंतरिक्ष में आक्रमण और रक्षा के बीच की धुंधली रेखाएं एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। उदाहरण के लिए, एक उपग्रह जो दुश्मन के संचार को बाधित कर सकता है, उसे आक्रामक हथियार माना जा सकता है। लेकिन वही उपग्रह अगर अपने देश की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाए तो वह रक्षात्मक उपकरण बन जाता है। अंतरिक्ष में इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करने से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है। अंतरिक्ष में आक्रमण और रक्षा के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई तकनीकें दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को दुश्मन के उपग्रह को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए भी तैनात किया जा सकता है। अंतरिक्ष में आक्रमण और रक्षा के बीच की धुंधली रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतियों के लिए एक चुनौती पेश करती हैं। अंतरिक्ष में शांति बनाए रखने के लिए देशों को स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष में आक्रमण और रक्षा के बीच की धुंधली रेखाओं को समझना और उन्हें स्पष्ट करना भविष्य की अंतरिक्ष नीति के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में तकनीकी प्रगति ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्नत अंतरिक्ष यान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक तकनीक ने अंतरिक्ष अन्वेषण को पहले से कहीं अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है। लेकिन इन प्रगतियों के साथ ही कई नैतिक दुविधाएं भी उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में कचरे का बढ़ता हुआ ढेर और उपग्रहों की टक्करें गंभीर चिंताओं का कारण बन रही हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में सैन्यकरण और अंतरिक्ष संसाधनों के दोहन के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रगतियों के संभावित परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। क्या हम अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए तैयार हैं? और क्या हम अंतरिक्ष में अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? इन सवालों के जवाब हमें भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेंगे। अंतरिक्ष में शांति और सहयोग की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। नैरेटर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री मिलकर काम करते हैं। नैरेटर, इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। नरेटर,
अंतरिक्ष मलबे की सफाई और उपग्रहों के रखरखाव के लिए भी संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। नैरेटर: हालांकि इन प्रयासों के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कानून का विकास और सभी देशों के बीच विश्वास का निर्माण। नैरेटर: इन चुनौतियों को पार करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक है। नैरेटर: केवल तभी हम एक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक अंतरिक्ष भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।